हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर इंडियन इकोनॉमी 2019। जैसे आप सभी को पता है कि हमने यूपीएससी के प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हमने हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट भी कर चुके हैं, पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इकोनॉमी साथ में चल रहा है, फिर साइंस एंड टेक होगा, ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट होगा, और ऐसे करके हम एक एक करके सारे ही सब्जेक्ट को 2013 से 2024 के बीच में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको थीम वाइज समझेंगे ताकि हम एग्जामिनेशन की पैटर्न समझ पाए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू in a given year in India, the official poverty lines are higher in some states than in others। यानी कि सवाल क्या पूछा गया है कि एक साल का अगर हम डेटा लेते हैं, लेट्स से अगर हम 2023-24 का डेटा लेते हैं तो उसमें हमने क्या देखा है कि जो पोवर्टी लाइन है, ऑफिशियल पोवर्टी लाइन है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा है और कुछ स्टेट्स में कम है। ऐसा क्यों है? राइट, सो पहला स्टेटमेंट बोला गया है बिकॉज द पोवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि पोवर्टी रेट जो है वो वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। दूसरा बोला गया है कि जो प्राइस लेवल्स है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जैसे यहां पे क्या ऐसा हो गया है कि तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गए हैं। जैसे इसके अंदर एक आ गया है पोवर्टी लाइन आ गई है, ठीक है, एक है पोवर्टी रेट हो गई है और एक आ गया है प्राइस लेवल। अब ये तीनों का हम मतलब समझते हैं, इनका हम डिफरेंशिएशन समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो पोवर्टी लाइन होती है, कि पोवर्टी लाइन का डेफिनेशन हमने क्या समझा था। पोवर्टी लाइन का डेफिनेशन हमने ये समझा था कि एक मिनिमम इनकम होती है, ठीक है, एक इंसान की मिनिमम इनकम है। ये इनकम के बेसिस पे वो क्या कर पा रहा है, वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा है। अब एक इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती है? उसकी बेसिक नीड्स तीन होती है, हाउस, फूड एंड क्लोथिंग, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये उसकी बेसिक नीड्स हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पोवर्टी लाइन, कि एक इंसान की मिनिमम इनकम होनी चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर सके। तो ये एक मिनिमम लाइन बनाई जाती है कि अगर इसके ऊपर है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, यानी कि वो बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है। अगर इसके नीचे है दैट मींस वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता, सो दैट मींस वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे आ गया। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट बताया गया है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने देखा, दैट वाज पोवर्टी रेट्स, कि ये है पोवर्टी रेट्स। अब पोवर्टी रेट्स का डेफिनेशन कैसा है कि यहां पे बताया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि जितनी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो बिलो पोवर्टी लाइन है, तो वो हो जाता है पोवर्टी रेट्स। यानी कि वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो मिनिमम इनकम नहीं है उनकी, कि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाते हैं, तो वो बिलो पोवर्टी लाइन पे जो टोटल परसेंटेज होता है हमारा टोटल पॉपुलेशन का, वो आ जाता है हमारा पोवर्टी रेट्स आ जाता है। फिर अब जो तीसरा वर्ड आ जाता है यहां पे जो हमने अभी देखा, दैट इज द प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल को हम कैसे समझते हैं कि यहां पे अगर हम पोवर्टी से इसको कनेक्ट करें तो पोवर्टी को इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि मान लेते हैं हम दो सिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। एक सिटी है सूरत, ठीक है। सूरत में मैं एज अ लेबर हूं, तो मैं सूरत में लेबर कर रहा हूं, राइट, मैं मजूरी कर रहा हूं। मजूरी से मैं एक कुछ अमाउंट ऑफ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं एंड वो अमाउंट ऑफ मनी से मैं मेरी बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहा हूं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे को सूरत में मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है तो मेरे को डेली का कितना पैसा चाहिए होता है? लेट्स से मेरे को डेली का 500 पर डे अगर मेरे को मिल पा रहा है तो मैं सूरत में बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहा हूं, राइट, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान में पूरा कर पा रहा हूं अगर 500 रुपया प्रतिदिन में कमाता हूं तो। वेरेज अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, लेट्स से दूसरे स्टेट का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, दूसरी सिटी का एग्जाम्पल लेता हूं, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। अब न्यू दिल्ली में जो प्राइस लेवल है उसमें ऐसा है कि जो मेरी बेसिक नीड्स अगर मेरे को पूरी करनी है तो मेरे को वहां पे 800 रुपया पर डे कमाना जरूरी है। अब ये डिफरेंस क्यों है कि सूरत में मैं 500 रुपए कमा के जी पा रहा हूं, दिल्ली में मेरे को 800 रुपए कमाना है? क्यों? क्योंकि वहां की जो प्राइस लेवल है वो ज्यादा है।
दैट मीन्स कि वहां पे रोटी कपड़ा मकान महंगा है एज कंपेयर टू सूरत, या फिर हम कह सकते हैं कि सूरत में रोटी कपड़ा मकान सस्ता है एज कंपेयर टू न्यू दिल्ली। तो जब ये कंपैरिजन आ जाता है तो हमें उससे पता चलता है कि न्यू दिल्ली में बेसिक नीड्स की प्राइस ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि वहां का प्राइस लेवल ज्यादा है, सूरत में बेसिक नीड्स का प्राइस लेवल कम है, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम वापस तीनों कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं तो पॉवर्टी लाइन क्या है कि मिनिमम इनकम जो होती है मेरी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए, वो लाइन को, थ्रेशोल्ड को पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। और जो टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल, जो परसेंटेज ऑफ अवर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे है उसको पॉवर्टी रेट्स कहा जाता है। एंड देन जो प्राइस लेवल है वो दोनों जगह पे वेरी करता है, क्यों? क्योंकि बेसिक नीड्स की जो प्राइस है वो सूरत में सस्ती है और बेसिक नीड्स की प्राइस न्यू दिल्ली में महंगी है। अब इसके बेसिस पे हम वापस स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक साल के अंदर जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो कुछ स्टेट में ज्यादा है कुछ स्टेट में कम है, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि पॉवर्टी रेट्स वेरी कर रहा है, यानी कि किसी स्टेट में बिलो पॉवर्टी लाइन ज्यादा है और किसी स्टेट में बिलो पॉवर्टी लाइन कम है, तो उसके वजह से पॉवर्टी लाइन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इसके वजह से ये नहीं हो रहा। वेरे सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि प्राइस लेवल वेरी कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब इससे क्या हो रहा है कि जब प्राइस लेवल वेरी कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो मैं कह सकता हूं कि जो न्यू दिल्ली में बिलो पॉवर्टी लाइन का थ्रेशोल्ड होगा वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर लेट्स से अगर हम इसको वापस एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं न्यू दिल्ली में अगर मेरे को बेसिक नीड्स पूरी करनी है तो मेरे को 750 रुपया प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। वेर एज अगर मेरे को सूरत में मेरी बेसिक नीड्स पूरी करनी है तो मैं कह सकता हूं कि मुझे 450 रुपया प्रतिदिन चाहिए, ओके। तो इससे क्या डिफरेंशिएशन मेरे को पता चल रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो दिल्ली में ऊपर है, हायर है, क्यों? क्योंकि बेसिक नीड्स का प्राइस ज्यादा है। वेरएज बिलो पॉवर्टी लाइन सूरत में नीचे है क्योंकि उसका बेसिक नीड्स का प्राइस कम है। तो उसके लिए मैं कह सकता हूं कि वाई कि पॉवर्टी लाइन में वेरिएशन क्यों है, बिकॉज जो प्राइस लेवल है वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट को ए और बी में ही हुआ था। अगर सी भी देख ले तो इसके अंदर बोला है ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट, यानी कि एक स्टेट का जीडीपी अगर चेंज होता है तो उससे पॉवर्टी चेंज हो जाती है। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली बहुत फर्क पड़ रहा है, बट डायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कह सकते। देन डी है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उससे पॉवर्टी लाइन में चेंज नहीं आ रही है, पॉवर्टी में चेंज आती है, पॉवर्टी लाइन में चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट कोल सेक्टर was nationalized by the government of India under Indira Gandhi, right? Second है now the coal blocks are allowed in on lottery basis। अब पॉइंट क्या है कि अगर आपने बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग करी होगी ना, ये एक न्यूज़पेपर रीडिंग से उठाया गया है। हम न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं कि बिजनेस पेज पे आता है कि कोल का ऑक्शन हुआ है, राइट, कोल की नीलामी होती है, वो लॉटरी बेस पे कभी नहीं निकाला जाता। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 2 इज ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 3 भी डायरेक्ट न्यूज़पेपर में से उठाया गया कि यहां पे बोला है कि टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डिमांड सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ कि अब से इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। इंडिया इज नॉट एट ऑल सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वेयर इज दिस स्टेटमेंट इज राइट कि इंदिरा गांधी ने 1972 में कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया था बाय द गवर्नमेंट अंडर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक न्यूज़पेपर में से ही आया है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First, sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. Yes, right. Again, newspaper reading. Second है, state governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the power regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि आप
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो माइनिंग के लिए जो जगह है वो लीज पे दे सकती है, लेकिन ये लीज के लिए जो भी रूल्स बनाना होगा वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा ये स्टेटमेंट में बोला है। वेरएज इसकी क्लैरिटी हमें थर्ड स्टेटमेंट में मिल जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हमें थर्ड स्टेटमेंट में मिल जा रहा है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। तो कहने का मतलब कैसा है कि यहां पे भी सेकंड स्टेटमेंट में भी बोला है रूल्स, थर्ड स्टेटमेंट में भी बोला है रूल्स। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अगर थर्ड करेक्ट है तो सेकंड इनकरेक्ट है। वेरस अगर मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, अगर हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते तो मैं कहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स फ्रेम कर सके ताकि इलीगल माइनिंग और ये सब को रोकना है। वेरस सेकंड है कि अगर उसके पास पावर है कि इलीगल माइनिंग को रोक सकते हैं वो, तो उनके पास ये भी पावर है कि कोई भी ग्रांट देना है माइनर मिनरल्स को लेके तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंगली 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट का पॉइंट आ जाता है, तो उससे भी हम एलिमिनेट कर सकते थे। यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। नाउ इसमें क्या बोला कि जो भी इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है वो सब गवर्नमेंट एंटिटीज से ही है, बट दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि इसके अंदर हमारे कई सारे प्राइवेट एंटिटीज भी आ जाते हैं, राइट? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, कि यूएस डॉलर में ही सब डिनोमिनेटेड है, दैट इज अगेन इनकरेक्ट क्योंकि इसके अलावा यूएस डॉलर के अलावा हम ये भी देखते हैं कि जापानीज येन है, यूरो है और टाइप की लाइक स्विस फ्रैंक है, तो इस टाइप की करेंसीज में भी रहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नीदर वन और टू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया, कि कमर्शियल बैंक का एसेट क्या होता है कि जो उसे पैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दिया है तो वो उसका एसेट हुआ क्योंकि वो उसे पैसे देगा। अगर कमर्शियल बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यानी कि वो उसे वापस रिटर्न देगा। और कमर्शियल बैंक ने अगर किसी को पैसा दिया है शॉर्ट नोटिस पे तो वो भी उसको रिटर्न देगा। लेकिन कमर्शियल बैंक के पास अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो वो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के लिए लायबिलिटी है, कि जब भी मैं बोलूंगा एज एन सिटीजन या बैंक का कस्टमर कि मुझे मेरा डिपॉजिट का पैसा वापस चाहिए तो बैंक आर लायबल कि वो पैसा मेरे को वापस लाके देगी। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो डिपॉजिट है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर कॉन्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस, कि अगर हमें करेंसी क्राइसिस का रिस्क रिड्यूस करना है तो इसमें से कौन सा फैक्टर से हम कंसिडर करेंगे कि जिससे करेंसी क्राइसिस का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला क्या है कि फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, तो दैट मींस कि अगर हमारे पास बाहर से पैसा आता है तो वो हमारी करेंसी के लिए अच्छा ही है, राइट? क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं, बाहर का पैसा हमारे पास आ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। सिमिलरली रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, दैट इज आल्सो राइट, क्योंकि बाहर से पैसा हमारे पास आ रहा है तो स्टिल हम कमा ही रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। वेरे स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि अगर सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो उससे हमारी करेंसी क्राइसिस का रिस्क बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा। क्यों, कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि सरकार ने मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है, सरकार रोड बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, राइट, कई सारी चीजें बना रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि मजदूर बनाते हैं ये चीज, मजदूरों के हाथ में पैसा जाएगा। तो जितना ज्यादा मजदूरों के हाथ में पैसा जाएगा उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, जो कि अच्छी भी बात है। बट अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, अरे सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे जो मनी की वैल्यू है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि जो करेंसी क्राइसिस का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 and 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? ये बहुत ज्यादा न्यूज में आता, बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है विदाउट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी, हिज और हर आइडेंटिटी, तो वो पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो वो पार्टिसिपेटरी नोट इशू ही इसलिए किया जाता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और वो फिर खुद को रजिस्टर करे बिना, यानी कि सेबी में रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर खुद को सेबी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो एंड फिर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, राइट, थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। अब इसके अंदर 3 5-year प्लान बताए गए, राइट। पहला है सेकंड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान एंड फिफ्थ 5-year प्लान। अगर हम तीनों का ब्रीफ देखते हैं कि जो सेकंड 5-year प्लान था उसमें बेसिक चीज क्या बताई गई थी कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज कर देना है, राइट, यानी कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, यानी कि हमें सेल्फ रिलायंस बनाना है, हमें खुद का और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर देना है। फिर अगर हम फोर्थ 5-year प्लान का ब्रीफ देखते हैं कि फोर्थ 5-year प्लान में हमने क्या चीज़ बताई गई थी, तो फोर्थ 5-year प्लान में बोला था कि हमें जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना है, यानी कि हमें सोसाइटी में और ज़्यादा इक्वालिटी लेके आनी है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक ही जगह पे उसको और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर जो थर्ड था, थर्ड कौन सा प्लान है, दैट इज द फिफ्थ 5-year प्लान। अब फिफ्थ 5-year प्लान में सरकार ने यहाँ पे एक नया चीज लाए थे, जैसे सरकार ने यहाँ पे एक बेसिक चीज बताई थी, दैट इज गरीबी हटाओ प्लस सेल्फ रिलायंस, ये सरकार ने बोला था। अब इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, जैसे पहला स्टेटमेंट है फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, दैट इज राइट, कि हमें सेल्फ रिलायंस को और ज्यादा इंक्रीज करना है। सेकेंड है द फोर्थ 5-year प्लान adopted the objective of correcting the trend of increased concentration of wealth and economic power, yes, कि जो ट्रेंड है उसको करेक्ट करना है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि हमें इनकम इनक्वालिटी हटानी है। थर्ड है इन द फिफ्थ 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान, दैट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं इंक्लूड किया गया था, जबकि इसके अंदर गरीबी हटाओ का मोटो लेके आए थे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। अब इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक वो एग्रीमेंट है जो क्रेडिटर्स के बीच में है। अब क्रेडिटर्स के बीच में यानी कि लेट्स से कि एक बैंक है, एबीसी नाम की एक बैंक है। अब ये बैंक को बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये सब इसके क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स टाइप से हम कह सकते हैं, दीज आर ऑल इट्स क्रेडिटर्स। अब इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है कि ये सभी क्रेडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या कब होता है ये, कि जब ये पर्टिकुलर बैंक है ये अगर हम डिसॉल्व करते हैं, ये एक पर्टिकुलर एसेट है, या तो पूरी बैंक को डिसॉल्व कर रहे हो या बैंक एक छोटा एसेट है उसको डिसॉल्व करते हो, तो वहां पे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन ऑल द क्रेडिटर्स। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, जिसके अंदर बोला गया है टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, कि जो स्ट्रेस एसेट्स है उसका फास्टर रिजोल्यूशन करना है ऑफ ₹50 करोड़ और मोर ऑफ विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
राइट, बाकी सारे नहीं है। जैसे इसके अंदर बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पेरिनियल बर्डन है उसको कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है, या फिर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लेके आना है। सो दीज ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, राइट। तो फास्ट रिजोल्यूशन लाना होता है, तब जाके ये इंटरक्राइटर एग्रीमेंट होता है। Now this was so much in news in 2018-19, जिसके अंदर बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, स्पेशली एक बोर्ड बनाया गया, उसको कहा गया है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। करंट अफेयर्स है, टोटली करंट अफेयर्स है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यूपीएससी ने डायरेक्टली इस पे सवाल पूछ लिया। देन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एमएसपी, मतलब जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट में कैसा होता है कि एमएसपी आता है प्लस बोनस आता है जो फार्मर्स को दिया जाता है, प्लस इसके अलावा क्या आता है, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट तो चलो आता ही नहीं, फूड कॉर्पोरेशन में इंटरेस्ट तो एंटरटेन करती ही नहीं है। ठीक है, सी है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्ज फॉर गोडाउन्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसके अंदर प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट्स में क्या से आ जाता है कि जो प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है, लेट्स से बैग्स चाहिए होते हैं एंड लेबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या हो जाता है, हैंडलिंग चार्ज आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, स्टोरेज आ जाता है, एक्सेट्रा। तो ये चार चीजें ऐड होती है तब जाके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये चीज डिसाइड कर पाता है। तो ये उसका कॉस्ट है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का कॉस्ट है एमएसपी प्लस बोनस प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये चार चीजें आ जाती है तो उससे वो डिसाइड होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। बेसिक हमारे उसके अंदर है, इकोनॉमी फाउंडेशन में हमने पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें से ही आप डायरेक्ट पिक कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है वो। Then in the context of any country, which one of the following would be considered as part of its social capital? अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये यूपीएससी ने ना इसके अंदर ऑप्शंस बहुत टिपिकल दिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि दो तरीके का कैपिटल होता है जिसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। पहला हो जाता है ह्यूमन कैपिटल और दूसरा है सोशल कैपिटल। दिस टू आर डिफरेंट सिनेरियो। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नॉलेज, एक इंसान को आपने स्किल दिया, उसको नॉलेज दिया, उसको एक्सपीरियंस दिया, तो वो एक कैपिटल बन गया। सो दैट इज ह्यूमन कैपिटल। कि आपने एक इंसान को पढ़ाया लिखाया, स्किल बढ़ा के दिया, नॉलेज बढ़ा, तो वो कैपिटल बन गया। सो दैट इज ह्यूमन कैपिटल हो गया। वेर सोशल कैपिटल क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर, एक सोशल कैपिटल की बेसिक डेफिनेशन क्या बताई गई है कि सोसाइटी के अंदर नेटवर्किंग नॉर्म्स बहुत स्ट्रांग होता है, और वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग नेटवर्क होगा सोसाइटी के बीच में, जितने ज़्यादा स्ट्रांग नॉर्म्स होंगे, उतना ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा, लोगों के बीच में सोशल कोहेजन होगा, कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली सोशल कैपिटल को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ट्रस्ट और हार्मनी होती है सोसाइटी में, उसको सोशल कैपिटल कहा जाता है। तो उसके बेस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पहला स्टेटमेंट है द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ, दिस इज ह्यूमन कैपिटल, दिस इज नॉट अ सोशल कैपिटल। द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी सोशल कैपिटल का पार्ट नहीं है। The size of population in the working age group, this is again human capital, not a social capital। मतलब ये भी human capital नहीं कह सकते, बस working age population है, right? तो ये social capital नहीं है। social capital क्या है? The level of mutual trust and harmony in the society, so that is social capital। Okay, next, consider the following statements. The purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries. Second, in terms of purchasing power parity dollars, India is the 6th largest economy in the world। अब इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी में कैसा होता है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, ये बास्केट को कंपेयर किया जाता है कि इंडिया में ये कितने रुपए में मैं खरीद पा रहा हूँ
और यूएसए में मैं कितने रुपए में खरीद पा रहा हूँ। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में मैं ये जो कुछ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो मैं ₹80 में खरीद पा रहा हूँ, वेरेस यूएसए में बोल रहा है कि ये मैं $1 में खरीद पा रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, $1 इज इक्वल्स टू ₹80 या फिर ₹80 इज इक्वल्स टू $1। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी हो गई। तो उसके कंपेयर में फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेरे सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट, नॉट 6th लार्जेस्ट बट इट इज द 3rd लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड द यूएसए। सो इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए, 1 ओनली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, रिमेंबर इट्स नॉट बोला गया, इट्स नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और द आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। यानी कि इंडियन रुपी अगर गिर रहा है तो इसमें से कौन सा स्टेप नहीं लेगा सरकार या आरबीआई। ठीक है, अगर इंडियन रुपी गिर रही है दैट मीन्स कि जैसे हमने देखा ना कि $1 80 है, अगर वो $1 90 हो गया यानी कि इंडियन रुपी गिर रही है, डॉलर के सामने उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर ये कम हो रहा है तो इसमें से कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहिए सरकार को। तो पहला बताया गया है दैट कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। यानी कि अगर हमें इंपोर्ट कम करना है, यानी कि रुपी बाहर कम जा रहा है, हम खरीद कम रहे लेकिन हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम बेच ज्यादा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ₹90 गया है वो 85 तक आ जाएगा, क्योंकि हमने इंपोर्ट कम कर दिया और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, राइट। तो ये तो हमें लेना है। सवाल पूछा है इनमें से कौन सा स्टेप नहीं लेना है। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स, जो इंडियन बोरोवर्स है उनको एनकरेज करना है टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, कि रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड जितना ज्यादा मार्केट में आएगा उतना ज्यादा रुपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब ये वापस 85 से 82 हो गया है, राइट। तो ये स्टेप भी हमें लेना है। थर्ड स्टेप है ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए कंडीशंस अगर हम बेटर कर देंगे तो लोग ज्यादा पैसा उठा पाएंगे और यहाँ पे उतना ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा पाएंगे। तो ये स्टेप भी हमें लेना है। वेरेज एक एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई करती है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है आरबीआई कि वो मार्केट में और ज्यादा पैसा डाल दे रही है। तो जितना ज्यादा आप मार्केट में पैसा डालोगे उतना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जितना ज्यादा मेरे हाथ में पैसा आएगा उतना ज्यादा मैं इकोनॉमी में डिमांड करूंगा। अब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिर रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी और अल्टीमेटली वो और ज्यादा स्लाइड होता जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, बाकी सारे हम कर सकते हैं जब पैसा गिर रहा है तो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, the Reserve Bank of India's recently directive relating to the storage of payment systems data, popularly known as Data Diktat, command the payment systems providers that, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, राइट। 2018-19 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जब आप लोगों को याद होगा कि डेटा प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट आया था। अब डेटा प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि इंडिया में डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहली चीज़ है कि इंडिया में डेटा बहुत ज़्यादा है। दूसरा है कि इंडिया में आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और सब के पास डेटा जा रहा है। तो सरकार ने कहा कि ये डेटा आईटी वाले बाहर भेज रहे हैं। तो सरकार ने एक नया मैंडेट लाया, आरबीआई ने एक मैंडेट लाया कि जो भी कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है वो इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखेगी, विल रिमेन इंडियन डोमेस्टिक क्लॉज लेके आए थे कि जो डेटा होगा वो डोमेस्टिकली ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट। ये मेजर ऑब्जेक्टिव था। तो वही सेम चीज इसके अंदर बोली गई है, दे शैल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू द पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। दैट इज करेक्ट कि सिर्फ इंडिया के पास ही रहना चाहिए, वो इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। बट सेकेंड स्टेटमेंट में थोड़ा बोला गया है that they shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprises, कि वो public sector enterprises से ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। क्योंकि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आईटी सेक्टर तो प्राइवेट ही है इंडिया में मेजरली, राइट। पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। फिर थर्ड बोला गया है
कि जो भी जिसके पास भी डेटा होगा दे हैव टू सबमिट अ ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। ऐसा भी कोई तरीके का क्लॉज नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब मनी मल्टीप्लायर का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनी मल्टीप्लाई हो रही है। अब मनी मल्टीप्लाई कैसे होती है कि जब एक बैंक के पास आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, जब आप बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक क्या करेगा, वो पैसा को यूज करेगा इकोनॉमी में लोन्स एंड एडवांसेस देके, जो इसको बाद में इंटरेस्ट रेट्स देगा। तो इसने क्या किया, बैंक ने क्या किया, मनी मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। कि बैंक के पास जितना पैसा था वो उतना उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न मिल गया, वो पैसा भी वापस आ गया, तो मनी मल्टीप्लाई हो गया। तो सवाल यह है कि बैंक के पास पैसा ज्यादा जाना चाहिए तो ही वो मनी मल्टीप्लाई कर पाएगा। अगर ये डिपॉजिट ही नहीं होगा तो बैंक वो मनी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं दैट मनी मल्टीप्लाई इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि मनी मल्टीप्लाई इंक्रीज होगा इसमें से किसके साथ, क्या वो कैश रिजर्व रेशियो के साथ इंक्रीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर रेशियो क्या हो जाता है कि ये दोनों ही वो रेशियो होते हैं जो बैंक्स को फंड रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो इंक्रीज करने से मनी मल्टीप्लाई नहीं होता है। वेयर एज क्या पॉपुलेशन अगर इंडिया की इंक्रीज हो गई तो क्या मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, नहीं होगा। बट वो पॉपुलेशन अगर बैंकिंग हैबिट लेके आ रही है तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.